हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था एनएफ ओबीसी फेलोशिप के बारे में, आज हम देखेंगे एनएफ एससी फेलोशिप के बारे में। क्या है, किसको मिलता है और कितने टाइम पीरियड में आपको पीएचडी में एनरोलमेंट देना होगा। जेआरएफ से कम टाइम पीरियड आपको रखा गया है इस फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए, या फिर आप उससे ज़्यादा है या फिर सेम है, तो कितना अमाउंट मिलता है और उसके साथ ही क्या नॉर्म्स है, क्या उसके क्राइटेरिया है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे जैसे हमने एनएफ ओबीसी के लिए देखा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं आपस में, या फिर हम आपको टाइम से रिप्लाई कर देते हैं। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज शेयर करिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो देखते हैं क्या है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आप वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं एससी फेलोशिप के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा आपका जो एनेक्स्चर जारी किया गया था 2021 में, उसको उससे देखते हैं और जानते हैं कि एनएफएससी के लिए क्या चीजें हैं, क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, साथ ही कितना अमाउंट मिलेगा, जिस तरीके से हमने देखा था एनएफ का। ठीक है, तो चलिए नीचे पीडीएफ में स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या है। सो जैसे आप सभी जान रहे हैं, यहाँ बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो बैकग्राउंड आपको जैसे हमने बताया था कि आपका बैकग्राउंड ये है कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम आई थी जिसका नाम था श्रेयास। उसके दौरान आपको इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ स्कीम्स को, जिसमें एक आपका ये भी था एनएफएससी, और इसमें ये कहा गया था, और ये आई थी फाइनेंशियल ईयर 2005-6 में, जिसमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई थी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को टू परस्यू हायर एजुकेशन। ठीक है, लीडिंग टू एमफिल डिग्री और पीएचडी डिग्री इन साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज स्ट्रीम। लेकिन अभी एमफिल डिग्री तो हट गई है, तो आप एमफिल का नहीं देखेंगे, आप सिर्फ पीएचडी का देखेंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन। ठीक है, और एक बड़ा ब्रॉड एरिया प्रोवाइड करना उन स्टूडेंट्स को जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो है हायर एजुकेशन गेन करने में एबल नहीं होते। तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है इस स्कीम को लेकर आई थी कि उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा एसटी कैटेगरी को। ठीक है, हायर स्टडीज को, क्वालिटी हायर स्टडीज को प्राप्त करने के लिए। स्कोप इसका ये था कि जैसे हमने बात किया था कि जो ओबीसी था उसमें 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया गया है और इसमें 2000 नए फेलोज का जो है सिलेक्शन करने की बात कही गई थी। और ये 2000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, लेकिन इसमें ये है कि ये संख्या कम और ज्यादा होती रहती है, जरूरी नहीं है कि 2000 बच्चों का हर साल सिलेक्शन हो, ये कम भी हो सकता है। जिसमें से 1500 जो जूनियर रिसर्च फेलोज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, वहीं पे जो 500 है वो जूनियर रिसर्च फेलोज फॉर साइंस स्ट्रीम। 500 बच्चे जो है वो साइंस स्ट्रीम के होंगे और 1500 बच्चे जो होंगे वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के होंगे। 1500 में ये संख्या 500 भी हो सकती है, 1000, 700, 800 ये भी हो सकती है। वहीं साइंसेज की अगर देखें तो ये संख्या जो है 150, 200 जो भी हो सकती है, वो आपके अटेम्प्ट के हिसाब से और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हाईएस्ट मार्क्स गेन कर चुके हैं, कर पाए हैं फॉर देयर इन देयर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ये नेट यूजीसी नेट का है, ये आपको जैसे पता है कि यूजीसी कराती है, वहीं पे जो सीएसआईआर वाला है वो सीएसआईआर कराता है साइंस स्ट्रीम के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी, तो ये आपकी यूजीसी थी। जैसे कि आपकी ओबीसी है, ओबीसी का जो फेलोशिप है वो भी यूजीसी देती है, वहीं पे ये एनएफएससी का जो फेलोशिप है वो भी यूजीसी ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो इसमें एलिजिबिलिटी देखिए जैसे ओबीसी में थी, एनएफ ओबीसी फेलोशिप में थी, उसी तरीके से एनएफएससी फेलोशिप में ये है
कि जितने भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, वो सारे बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ से, थोड़ा सा जो है मार्क्स से वो रह जाते हैं, क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं। जैसे आपका 99.96% गया और जो है जेआरएफ का परसेंटाइल गया, जेआरएफ का कट ऑफ, लेकिन आपने प्राप्त किया 99.9594, तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन से भी मतलब कम आपका है, मार्जिन से आप रह जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका यूजीसी सेलेक्ट करती है कि आपको एनएफएससी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अब इसके लिए आपको करना ये होता है कि जब आप अपना यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं, उस दौरान आपसे ये पूछा जाता है कि आप एनएफएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे ओके कर देंगे। उसी तरीके से आप एनएफ ओबीसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ओके कर देंगे। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है, उसके 1 से 1.5 महीने बाद खुद यूजीसी जो है एक लिस्ट निकालती है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर्म भरने के दौरान, और वो एलिजिबल हैं फॉर एनएफएससी फेलोशिप। ठीक है, तो हमने जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हमने आपको शेयर किया है एनएफओबीसी का जो लिस्ट है पिछले साल का, हम आपको एनएफएससी का भी शेयर कर देंगे और इस पीडीएफ को भी शेयर कर देंगे, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से कैसे बच्चों का होता है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये होता है कि जब आपको 3 साल के अंदर ये पैसा आपको तब मिलेगा जब आप 3 साल के अंदर, जिस तरीके से आप जब जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको 3 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना होता है। उसी तरीके से जब आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके 3 साल के अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अपीयर होना होगा और रजिस्टर्ड होना होगा, उसके बाद ही आपको ये पैसा मिलेगा। और कितना पैसा मिलता है, कितना फंड मिलता है, तो आपको उतना ही फंड मिलता है जितना जेआरएफ के लिए मिलता है, उतना ही एचआरए मिलेगा जितना जेआरएफ के लिए हो, उतना ही कंटिजेंसी मिलेगी जितनी जेआरएफ के लिए मिलेगी। तो हर चीज जेआरएफ के इक्वल ही है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये है कि 2 साल के लिए आपको दिया जाएगा जेआरएफ का अमाउंट, उसके बाद आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लगानी होगी। ठीक है, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जब आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, रिसर्च कमेटी उस पर जो है उसको चेक करेगी और वो सेटिस्फैक्ट्री होती है, तो आपको जो है अगले 3 सालों के लिए एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो होता है। 3 साल में आपका फंड भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, आपका कंटिजेंसी इंक्रीज हो जाता है, एचआरए भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको 2 साल जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा और 3 साल एसआरएफ का अमाउंट मिलेगा। जैसे कि ऐसे ही सेम जेआरएफ में होता है 2 साल जेआरएफ का, उसके बाद आप अपना लगाते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसके बाद काफी सारा उसका प्रोसेस होता है, देन आपको जो है एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे जो एमफिल लिखा है उसको आप इग्नोर करिएगा, बाकी पीएचडी के लिए देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ फेलोशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 2021-22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि 2000 स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलेगी, जिसमें से 1500 जो है जेआरएफ के होंगे, वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की, और जो मैंने ऊपर बताया वही सिर्फ सेम वही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया कि 2 साल के लिए आपको जेआरएफ का मिलेगा और उसके बाद जो 3 साल रिमेनिंग 3 ईयर है वहां पे आपको एसआरएफ के लिए अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अमाउंट कितना है, तो देखिए जब ये एनेक्स्टर आया था उस दौरान जो आपका अमाउंट था वो 31,000 था जेआरएफ का फॉर इनिशियल 2 ईयर, और जब आप एसआरएफ हो जाते हैं तो आपका जो है 35,000 था, लेकिन अभी आपका 35,000 हो गया है जेआरएफ का 2023 में, और अभी 42,000 हो गया है आपका एसआरएफ का, जिसमें से आपको 10,000 ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर मिलता है। कंटिजेंसी मतलब आपका क्या स्टेशनरी पर खर्चा आया, क्या और जो है आपने बुक्स वगैरह पर या फिर उससे अलाइव रिलेटेड जो भी और चीजें हैं उस पर आपका क्या खर्चा आया, तो वो सारा जो है आपका खर्चा 10,000 रुपए जब आप जेआरएफ का 2 साल के लिए मिलेगा। जब आप एसआरएफ में प्रमोट हो जाएंगे तो 20,500 रुपए मिलेगा पर रिमेनिंग टेन्योर। ठीक है, 3 साल के लिए पर एनम मिलता है, महीने में नहीं मिलता है। और ये जो पैसा मिलता है आपका 35,000 या
42,000 ये पर मंथ मिलता है, ठीक है। पीएम लिखा है, पीएम और पीए का मतलब होता है पर एनम और पीएम का मतलब होता है पर मंथ, ठीक है। और यहाँ 35,000 था तो अभी ये चेंज हो गया है और 20,500 रुपए ये है पर एनम जब आप एसआरएफ में हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए 12,000 रुपए पर एनम है, 2,000 रुपए ज्यादा है। और यहाँ पे 25,000 रुपए पर एनम जो है ये कंटिजेंसी है। एचआरए मिलता है, इन सारे जो आपको अमाउंट मिलता है उसके साथ ये प्लस एचआरए होता है। वो आप किस स्ट्रीम में पीएचडी कर रहे हैं, कहाँ से करते हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है किस सिटी में आप रहना चाहते हैं। देखिए एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो आपका खर्चा है, आप हॉस्टल लेते हैं, अगर आप हॉस्टल लेते हैं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और हॉस्टल आपको मिल जाता है तो ये पैसा यूनिवर्सिटी के को चला जाता है जो आपका एचआरए है। वहीं पर अगर ये पैसा आपका यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं मिलता है या फिर आप नहीं लेते हैं तो ये पैसा आपके अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो ये 8%, 16% और 24% है। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रोवाइडेड विद हॉस्टल अकोमोडेशन इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स एज एप्लीकेबल इन द सिटी लोकेशन वेयर द रिसर्च फेलोज आर वर्किंग। तो जहाँ है, देखिए हर सिटी का खर्चा अलग अलग होता है ना। कहीं पे ज्यादा महंगाई है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा आचार्य, ठीक है। मुंबई में रह रहे हैं तो आपको और बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से जहाँ पे आप कर रहे हैं सिटी के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा बहुत परसेंटेज वेरी करता है। आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसको जो जिससे पढ़ के मैंने पढ़ लिया है और हम आपको बताए दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि फिर अगर पढ़ने बैठेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे आपका लिखा है कि आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए जब आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा या आपको जब मिलेगा पैसा। तो आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड आईडी है, उसके बाद लिखा है डिस्बर्समेंट ऑफ फेलोशिप के बाद इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग है। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है आपकी इवोल्यूशन एंड मॉनिटर किया जाएगा, आपका इवोल्यूशन किया जाएगा, जैसे कि आप एक साथ कहीं दो फेलोशिप तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं प्लेगरिज्म तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कई सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपका ये फेलोशिप कैंसिल भी हो जाती है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये सारी जो फेलोशिप है ये आपको एज अ पनिशमेंट आपको वापस करनी पड़े, रिटर्न करनी पड़े। अगर आप पकड़े जाते हैं उस दौरान आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर आप कहीं दूसरा फेलोशिप ले रहे हैं या फिर आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और यही था आपका एनएफएससी। आपको अप्लाई तभी करना है जब आप फेलो अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे एग्जाम से पहले, ठीक है।